सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पे स्वागत है। तो इसके पहले हमने आपको बताया था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण के काल की समाप्ति के बाद स्टार्ट होता है आपका धातु युग, जिसे हम कहते हैं मेटल एज। मेटल एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस युग में इंसानों को धातुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, अर्थात वो जहाँ रह रहे थे वहाँ उन्होंने कुछ धातुएं खोजी। तो इन्हीं धातुओं की जानकारी के आधार पे हम धातु युग को 3 प्रमुख भागों में बांटते हैं, जिसमें से हमारा पहले क्रम पे है ताम्र युग, जिसको हम कॉपर एज कहते हैं। दूसरे क्रम पे है कांस्य युग, जिसे हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं। और तीसरे क्रम पे जो हमारा है लौह युग, जिसे हम कहते हैं आयरन एज। आइए इसी प्रक्रिया में हम आगे इन तीनों युगों को क्रमशः पढ़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ताम्र युग। ताम्र युग मतलब कॉपर एज। इसकी खोज इराक में एक स्थल है मेसोपोटामिया, जहां मानव ने इस तांबे की खोज की। जैसे ही मानव ने इस तांबे की खोज की तो इसके पहले क्या करता था मानव? पत्थर के हथियार बनाता था। लेकिन जब उसने तांबा नामक धातु की खोज की तो उसने देखा कि यह पत्थर के अपेक्षा थोड़ा सस्ता है, टिकाऊ है, मजबूत है। इसलिए इसने अब अपने औजार पत्थर की जगह पे तांबे के बनाने शुरू कर दिए। हालांकि पत्थर के औजारों का प्रयोग जारी रहा, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा औजार आपके तांबे के बनाए जाने लगे, जिनमें से कुछ प्रमुख औजार हैं आपके हल, जुए, नाव, मुहर। इन औजारों के उपयोग से उसने उत्पादन की प्रक्रिया में थोड़ी सी तेजी लाई, जिससे क्या हुआ कि आपकी जो विकास की प्रक्रिया है वह तेज हुई। क्योंकि जब अधिक उत्पादन हुआ, अधिक उत्पादन के साथ थोड़ा व्यापार और वाणिज्य का विकास भी होता है। व्यापार और वाणिज्य के विकास के साथ साथ मनुष्य का भी विकास होता है। आइए हम देखते हैं इनमें जो हमारे प्रमुख स्थल हैं वो कौन से हैं। एक स्थल हमारा है आहाड़, दूसरा स्थल जो हमारा है गिलुंद। आहाड़ और गिलुंद ये दोनों राजस्थान में पाए जाते हैं। यहाँ से बस्ती के प्रमाण मिलते हैं, अर्थात मनुष्य अपनी कॉलोनियों में छोटी छोटी बस्तियां बना करके रहने लगा था। दूसरा मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन मिलते हैं अर्थात वो अपने खाने पीने की चीजों के लिए मिट्टी के बर्तन बनाता था। तीसरा, वो जो बर्तन होते थे वो काले तथा लाल रंग के होते थे और उन पे आड़ी तिरछी सफेद रेखाएं होती थी। तीसरे क्रम में हम देखते हैं इसमें कुछ उपकरण भी पाए गए हैं, जिसमें से आपका अंगूठी है, चूड़ी है, चाकू है, कुल्हाड़ी है। फसलों में गेहूं, जौ, चावल, मसूर और पालतू जानवरों में आपका भेड़ है, बकरी है, सुअर है और गाय है। इसी के साथ साथ में सूत काटने तथा वस्त्र बुनने की कला भी विकसित होती है। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत रही है ताम्र युग की कि विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ विकास की जब ये इस अवस्था में पहुंचता है तो मानव क्या करता है, एक छोटी सी बस्ती बना करके वो रहने लगता है। अर्थात स्थिर ग्राम्य जीवन की जो शुरुआत होती है या स्थिर ग्रामीण व्यवस्था की जो शुरुआत होती है वह आपका ताम्र युग से शुरू होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है कि स्थिर ग्रामीण व्यवस्था की शुरुआत किस युग से होती है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको ये लगाना है कि स्थिर ग्रामीण व्यवस्था की जो हमारी शुरुआत होती है वह ताम्र युग से होती है। चलिए आगे देखते हैं। ताम्र युग के बाद कांस्य युग, जिसको हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। ठीक, कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज। इस एज में जो सबसे बड़ी खासियत थी कि इसके पहले तांबे के तो हथियार बनाए ही जा रहे थे, लेकिन अब जब हम कांस्य युग की बात करते हैं तो इसमें अब कांसे के हथियार बनाए जाने लगे और कांसा तांबा की अपेक्षा थोड़ा और सस्ता और टिकाऊ होता था। इसलिए ज्यादा औजार हमारे इसमें कांसे के बनाए जाने लगे और मनुष्य ने कांसे के औजारों का प्रयोग करना सीखा। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इसमें जो औजारों का प्रयोग किया गया वह उत्पादन और उपयोग की दृष्टि से किया जाने लगा। इससे क्या हुआ
कि विकास और व्यापार की प्रक्रिया और तेज हुई, उत्पादन और अधिशेष होने लगा, ज़्यादा उत्पादन होने लगा। ज़्यादा उत्पादन होने की वजह से व्यापार और वाणिज्य का विकास बहुत तेजी से होने लगा। इस व्यापार और वाणिज्य के विकास से हमारी शिल्प कला, उद्योग धंधे विकसित हुए। इस वजह से इस कांस्य युग की जो सबसे बड़ी विशेषता रही है वो यह रही है कि इसी कांस्य युग में हम पाते हैं कि शहरी बस्तियों का निर्माण होता है। शहरी बस्तियों का निर्माण होता है। इसका एक उदाहरण, सबसे बड़ा जो उदाहरण है वह सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो कि हम आगे के चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को हम इसीलिए कांस्य युगीन भी सभ्यता कहते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो यह थी कि वह शहरी सभ्यता थी। इसलिए कांस्य युग में जो सबसे बड़ी शुरुआत होती है वह आपके शहरी सभ्यता की शुरुआत होती है। लेकिन इसी शहरी सभ्यता की शुरुआत व्यापार वाणिज्य के विकास, शिल्प कला और उद्योग धंधों के विकास के साथ साथ इसमें कुछ और वर्गों का उदय होता है, जिसमें चित्रकार, नक्काशीकार, पुरोहितवाद जैसी परिकल्पनाएं सामने आती हैं। अर्थात समाज का जो स्तरीकरण है वो पहले से ही प्रारंभ था, अब वो और बढ़ रहा है, क्योंकि पुरोहितवाद या चित्रकार ये दोनों ऐसे वर्ग हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया में तो भाग नहीं लेते, लेकिन उत्पादन के एक भाग पर इनका अधिकार बिना उत्पादन की प्रक्रिया में सम्मिलित हुए अपने आप रहता है। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसके कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं और कहाँ कहाँ पाए गए हैं। तो इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसी के साथ साथ इसमें कुछ बड़े नगरों की भी स्थापना होती है, जैसे मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनवारी। इनको हम जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो इन नगरों को हम क्रमशः पढ़ेंगे। कच्ची ईंटों के मकान के साथ साथ पक्की ईंटों के भी मकान इसमें मिलते हैं। वस्त्र बुनने और मोहर बनाने की कला का भी प्रारंभ होता है। वस्त्र बुनने और मोहर बनाने की जो कला है इसके पहले ताम्रपाषाणी युग में भी थी। इसी के साथ साथ मनुष्य को सोना, चांदी, टिन, तांबा जैसे और धातुओं की जानकारी होती है। पहली बात शहरी सभ्यता की शुरुआत, इसको हमने सबसे पहले आपको बताया था कि कांस्य युगीन युग में हम सबसे पहले ये देखते हैं, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि अब जो छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियां थी वो शहरों के रूप में परिवर्तित होने लगी थी। शहरों के रूप में इन द सेंस सुविधाओं के रूप में, अर्थात कांस्य युग में हम शहरी सभ्यता की शुरुआत मानते हैं। ये भी कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है कि शहरी सभ्यता की शुरुआत किस युग से प्रारंभ मानी जाती है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि शहरी सभ्यता की शुरुआत किस युग से मानी जाती है तो हम वो बोलेंगे कि वह युग हमारा कांस्य युगीन युग है। अर्थात कांस्य युग में पहली बार शहरी सभ्यता की शुरुआत के प्रमाण मिलते हैं। तीसरा युग जो है हमारा वह लौह युग है, जिसको हम बोलते हैं आयरन एज। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो खोज हुई थी वो 1400 ईसा पूर्व एशिया माइनर के पास में हुई थी। लौह की खोज होने के बाद मनुष्य के जीवन में अचानक परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि लोहा कांसे की अपेक्षा और सस्ता और काफी टिकाऊ है तथा अधिक मात्रा में पाया जाता था। जैसे ही 1400 ईसा पूर्व में मनुष्य को लोहे की खोज के बारे में पता चलता है, उसके जीवन में अचानक परिवर्तन आता है और वह अब उत्पादन की प्रक्रिया को और तेज बढ़ा देता है। इसलिए क्योंकि लोहे के औजार बनाना कांसे की अपेक्षा थोड़ा आसान था, इसलिए वह दैनिक उपयोगी वस्तुओं को इसमें बनाने लगा, लोहे के औजारों को बनाने लगा। लोहे के औजार बनाने से व्यापार और वाणिज्य का बहुत तेजी से विकास हुआ। व्यापार वाणिज्य के साथ कई शिल्प, उद्योग, धंधे आदि विकसित हुए। इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि सिक्कों का प्रचलन शुरू होता है। सिक्कों का प्रचलन इन द सेंस, बहुत पहले जो सिक्के होते थे वो आहत सिक्के होते थे। पंचबार जैसे मान लीजिए कोई ठप्पा लगा करके जो सिक्के तैयार किए जाते थे, लोहे की छोटी छोटी गुटकाओं पर ठप्पा लगा के तैयार किया जाता था, उन्हें सिक्कों का रूप दे दिया गया। इसलिए इस काल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि सिक्के का प्रचलन पाया जाता है। उपकरण में इस काल में भाले हैं, कुल्हाड़ी है, कुदाल है,
दरातियां, दरातियां उसको कहते हैं काटने की चीजें। जैसे आजकल के न्यू फॉर्म में हम उसको कहते हैं, चाहे उस दराती से लकड़ी काटना हो या कुछ ऐसी दरातियां होती है जिससे हम फसल भी काटते हैं, तो दरातियां हम उसको कहते हैं। और ये जो चीजें पाई गई, भाले, कुल्हाड़ी, कुदाल और दरातियां, ये अतरंजी खेड़ा से पाई गई। इसकी सबसे बड़ी विशेषता लौह युग की यह रही कि द्वितीय क्रांति की शुरुआत होती है, अर्थात शहरीकरण की प्रक्रिया कांस्य से प्रारंभ होती है। और यहाँ जो शहरीकरण की प्रक्रिया कांस्य में प्रारंभ होती थी, अब यह वो विकसित अवस्था में होती है। इसके कुछ प्रमुख स्थल जो हैं वो अहिछत्र है, आलमगीरपुर है, अतरंजी खेड़ा है, मथुरा है, रोपड़ है। इस काल की एक और विशेषता पाई जाती है, विकास की प्रक्रिया तेज होती है, मनुष्य कई प्रकार के औजार बनाने लगता है, उत्पादन की प्रक्रिया में उन औजारों का उपयोग करने लगता है। इससे समाज के जो स्तरीकरण की भावना है वह विकसित होने लगती है, साम्राज्य के विकासवाद की भावना विकसित होने लगती है, और अब कबीले से मनुष्य राज्य की तरफ मुड़ने लगता है। अर्थात इसके पहले कबीलाई जीवन था, अब उसको राज्य बनाने की इच्छा से मनुष्य की जो साम्राज्यवादी भावनाएं हैं वह विकसित होने लगती है। अर्थात मनुष्य के जो व्यक्तिगत संपत्ति की भावना है वह इस युग से विकसित होने के साथ साथ अब मनुष्य सोचता है कि मेरे पास किस तरीके से नेतृत्व का संचालन हो। तो नेतृत्व के संचालन के लिए सबसे जो दो अहम तथ्य होते हैं ये है कि पहली चीज तो आप आर्थिक रूप से सशक्त हों, दूसरी चीज आप शारीरिक रूप से सशक्त हों। तो इस काल में लौह युग में व्यक्ति आर्थिक रूप से सशक्त इसलिए हुआ क्योंकि इस काल में उत्पादन की प्रक्रिया बहुत तेज रही और उत्पादन के एक बड़े हिस्से पर कुछ लोगों का अधिकार था, इसलिए आर्थिक सशक्तिकरण तो उत्पादन और विकास की वजह से हुआ। अब आती है बात शारीरिक सशक्तिकरण की, तो इसमें कुछ ऐसे औजार बनाए गए जैसे भाले हैं, कुदाल है और कुछ छोटे छोटे उपकरण बनाए गए जिसकी सहायता से मनुष्य ने अपने आप को यह साबित किया कि अगर ये मेरे पास उपकरण हैं तो मैं इन उपकरण से आपको हानि पहुंचा सकता हूं। इस उपकरण की सहायता से मैं एक कबीले का गठन कर सकता हूं जहां से शारीरिक शक्तियां मेरे हित में होगी, तो मैं आपको मजबूर कर दूंगा कि या तो आप हमारे गुलाम बने या आप हमारी प्रक्रिया में शामिल हो जाए। इसलिए इस काल की जो सबसे बड़ी शुरुआत होती है कि यह काल साम्राज्यवाद के संघर्ष का काल रहा है। लौह युग जो आपका रहा है वो साम्राज्यवाद के संघर्ष का काल रहा है। अब लौह युग आपका समाप्त नहीं होता है क्योंकि लौह युग विकास की प्रत्येक प्रक्रिया के चरण से हमेशा संलग्न रहा है। जैसे अभी आप देखते होते हैं कि लोहे, कांसे और तांबे के औजार अभी भी बन रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में औजार जो बनाए जा रहे हैं वो अभी लोहे के ही बनाए जा रहे हैं। इसलिए विकास के प्रत्येक चरण, प्रत्येक अवस्थाओं में लौह युग का महत्व पहले जितना था अब भी उतना ही है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो तीनों युग हैं, आपका ताम्र युग है, कांस्य युग है, लौह युग, यह हमारा तीनों युग समाप्त होता है। अंत में हम देखते हैं इन तीनों का निष्कर्ष क्या होगा। तो सबसे पहले हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि पृथ्वी का निर्माण होता है। पृथ्वी के निर्माण के साथ साथ ही सबसे अंत में मनुष्य का निर्माण होता है। मनुष्य का उद्भव और विकास का जो काल रहा है वो बहुत ही लंबा रहा है। धीरे धीरे मनुष्य विकास के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और फिर हम आगे देखते हैं कि विकास की इन प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ उसने प्रकृति के साथ काफी लंबा संघर्ष किया, लेकिन इस संघर्ष में उसने कभी भी हार नहीं मानी। धीरे धीरे विकास प्रक्रियाओं में आगे बढ़ता हुआ वो प्रकृति पर विजय प्राप्त कर बर मानव से शब्द मानव की श्रेणी में आ गया। इसलिए एक कहावत है कि जो कि इन प्रक्रियाओं में जैसे ही बर्बर मानव था पहले और अब सभ्य मानव की श्रेणी में आता है, तो इसके लिए एक कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर विकास के प्रारंभिक अवस्था में ही इन लोगों ने सरेंडर कर दिया होता, इन लोगों ने हार मान ली होती, तो आज बर्बर से सभ्य मानव की श्रेणी में ये नहीं आ पाते। अर्थात पहले ये प्राइमेट थे, आदम जाति थे, इसके बाद होमो सेपियंस हुए
जो कि हमारे पूर्वज माने जाते हैं। होमो सेपियंस को हम अपना पूर्वज कहते हैं। उन्हीं की वजह से आज हम विकास की प्रत्येक चरण के प्रक्रियाओं के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें अपने उन पूर्वजों को, जिन्होंने विकास की प्रक्रियाओं के साथ जुड़ करके हमें बर्बर से सभ्य बनाया, उन सभी को प्रणाम करना चाहिए। साथ साथ में उन्हीं सभी का आदर और सम्मान भी करना चाहिए। इन्हीं लेक्चर के साथ हम आज का अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। इसमें हमने आपको तीनों युग के बारे में डिटेल बता दिया। अब हम थोड़ी सी आपको समरी बताएंगे। समरी ये होगी कि इतिहास के परिचय में हमने देखा कि इतिहास को सुविधा की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा गया। तो जो प्रागैतिहासिक काल था वो ये काल था, उसमें लिपियों का ज्ञान नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं उपलब्ध है। आदि ऐतिहासिक काल था, उसमें लिपियों का ज्ञान था, साक्ष्य उपलब्ध थे लेकिन पढ़े नहीं जा सके। तीसरा जो हमारा था ऐतिहासिक काल, उसमें लिपियां भी हैं, साक्ष्य भी हैं, मनुष्य विकसित अवस्था में था, इसलिए उनको पढ़ा जा सका है। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में कई भागों में बांटा गया। मतलब प्रमुख जो 4 भाग हैं, पहला आपका प्राचीन कालीन इतिहास, दूसरा आपका मध्यकालीन इतिहास, तीसरा जो आपका है वो आधुनिक कालीन इतिहास और चौथा आपका विश्व इतिहास। अब पुनः हम देखते हैं कि प्राग इतिहास को भी 3 काल में बांटा गया। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल में मनुष्य ने पत्थर के औजारों का प्रयोग ज्यादा किया, गुफाओं में रहता था, इसलिए हम इसको पाषाण काल कहते हैं। यह पाषाण काल धातु युग के पहले तक चलता है। तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर हम पुनः सुविधा की दृष्टि से पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट देते हैं। पहला निम्न या पूर्व पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। निम्न जो पुरा पाषाण काल था उसमें मानव धीरे धीरे विकास करता है। फिर जब मध्य पुरा पाषाण काल में आता है तो क्या करता है, मानव आग की खोज कर लेता है और थोड़ा सा विकसित काम में आता है, थोड़ा टोलियां बना के रहने लगता है, परिवारवाद की भावनाएं विकसित होती हैं, धीरे धीरे छोटी छोटी बस्तियां भी बनती हैं। लेकिन जब हम नव पाषाण काल में आते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि मध्य पाषाण काल में उसने आग का आविष्कार किया था, लेकिन आग का जो प्रयोग करना सीखा वो नव पाषाण काल में सीखा। नव पाषाण काल में मानव विकसित अवस्था में, काफी विकसित अवस्था में था। इसमें परिवारवाद मिलता है, स्थायी निवास के साक्ष्य मिलते हैं, कृषि एवं पशुपालन साथ साथ प्रारंभ होता है, कृषि एवं पशुपालन की जगह से अधिशेष उत्पादन होता है और विकास की प्रक्रियाओं से मनुष्य जुड़ता चला जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। और आज आपने जो पढ़ा वह है धातु युग, ताम्रयुग, कांस्ययुग और लौह युग। तीनों युग की समाप्ति के बाद ये चैप्टर हमारा अब समाप्त होता है। कल इस चैप्टर में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए कल की क्लास आप करते ही मिस ना करें। जैसा मैं आपको बता दूं कि यह चैनल स्टडी विद टाइगर आपका अपना परिवार है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि सुधार की थोड़ी भी संभावनाएं हैं तो कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव जो हैं वो सादर सराहनीय और आमंत्रित हैं। इसलिए आप कभी भी कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दे सकते हैं। चलिए इन्हीं के साथ हम अपना ये लेक्चर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।